गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बाबू आप लोग को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था। पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स में आपको पढ़ाया था, एटॉमिक साइज के बारे में बताया था। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बाबू वो है इसी के में आगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे हेडलाइन दीजिए, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या ट्रेंड्स रहा था। तो थर्ड में है बाबू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होता है और नॉन मेटालिक यानी मेटल ग्रुप में क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे कि इंक्रीज करेंगे, पीरियड में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे। तो देखो मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट का, कौन मेटल कितना मेटालिक होगा, मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट। ये डिपेंड करता है एलिमेंट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, या इसी को कहते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसी का अनदर नेम से भी जान सकते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ऑफ नहीं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को मेटालिक कैरेक्टर होता है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बाबू, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या है, या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैरेक्टर होता है। और मेटालिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में मेटालिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बाबू, अब हम वेरिएशन along ए ग्रुप, हम ग्रुप के along वेरिएशन देखेंगे बाबू। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करेंगे, सभी में हम ग्रुप 1 के, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या है, ये सब आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट हो गए। किसका हो गया बाबू,
ग्रुप वन का एलिमेंट हो गया। तो देखो क्या होता है, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर, तो देखो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है बाबू, तो लिख लो, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप and non-metallic कैरेक्टर। देखो बाबू क्या होता है, जब इसमें जब ग्रुप में डाउन की ओर जाते हैं, टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि देखो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इससे क्या होता है, जैसे टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या करते हैं, इनको लूज करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन सीजियम के बाद आ जो फ्रांसियम, ये सब में क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आओ बाबू, अब बात करते हैं वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। पीरियड के अलोंग क्या होगा, पीरियड के अलोंग क्या होगा, पीरियड टू की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, यही होता है। और फास्फोरस की बात कर देता है बाबू, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। इसमें फास्फोरस कहाँ से, फास्फोरस इसमें नहीं आता है। और एक नियोन होता है, तो नियोन तो इनर्ट गैस हुआ। तो देखो बाबू, जब हम क्रॉस द पीरियड जाते हैं, देखिए जब हम क्रॉस द पीरियड जाते हैं, क्रॉस द पीरियड जाता है बाबू, तो इस केस में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, तो यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे क्या कि दोनों केस हो रहा है ना। तो देखो मेटालिक कैरेक्टर decreases along a period but non-metallic character increases along a period। देखो बाबू कहता है कि जब हम
पीरियड में जाएंगे तब मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि देखो लिथियम क्या करेगा, इजिली वे में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। बेरिलियम भी करता है लेकिन कार्बन नहीं करता, नाइट्रोजन नहीं करता, ऑक्सीजन नहीं करता, तो क्या करेगा, डिक्रीज। बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। फिर क्या होता है उसके बाद, नॉन मेटालिक जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो कुछ केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हम नाइट्रोजन की ओर जाते हैं तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या करता है, इजिली वे में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, क्या कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नाइट्रोजन एक्सेप्ट करता है। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा बाबू, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सब बड़ा बड़ा जो दिखा रहा है होल्स, लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो यही कारण है। ऑक्सीजन के क्या होता है, देखो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो जो ब्लैक करके दिखा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। क्या लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर स्टेबल होना चाहता है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होता है और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसमें नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसमें मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो यही रीजन है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और कार्बन क्या करता है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। ये आपको न लूज करता है न गेन करता है। क्या करता है, आपका शेयरिंग करता है। और कार्बन है क्या, नॉन मेटल है। क्या है, ये ऑलरेडी नॉन मेटल है, क्या तो शेयरिंग से बनाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये भी लेता ही है। ये क्या करता है, देता नहीं है। ये शेयरिंग करने का मीनिंग क्या होता है, लेना। तो भी देता है, इसलिए कार्बन ने क्या नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया। तो चलिए बाबू, तो हम लॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो इंक्रीज करता है, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर पहले डिक्रीज करता है मेटालिक कैरेक्टर और बाद में इंक्रीज करना। कार्बन के बाद क्या करता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा कार्बन का मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, फिर अधिक कार्बन का होगा, नाइट्रोजन का होगा, ऑक्सीजन का होगा, फ्लोरीन का होगा। ये सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते हैं। आइए बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले डिफिनेशन देख लीजिए। minimum amount of energy it is the minimum amount of energy required to it is the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated neutral
गैसियस एटम, गैसियस। देखिए बाबू, कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। अगर हम आउटर किसी भी सेल के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि बाबू ये आपके पास क्या हो गया, लिथियम हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ये आउटर मोस्ट सेल हुआ, ये आपका क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस का ये आउटर मोस्ट सेल हुआ, तो कोई इनर सेल को नहीं, आउटर मोस्ट सेल को। लेकिन एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, न्यूट्रल गैसियस एटम होना चाहिए। यानी एटम किस फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं करोगे। अगर आप लिक्विड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहोगे। अगर आप कोई गैस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तब उससे को क्या कहोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहोगे। तो अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको एलिमेंट को एटम को किस फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में है तो उसको लिक्विड में लाएंगे, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में लाएंगे। और गैसियस फॉर्म में ही क्या होता है, उसको क्या करते हैं, आइसोलेट हो जाता है। क्यों, गैसियस फॉर्म में रीजन क्या है बाबू, वहां पे एटम जो होते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस पर होता है। क्या होता है, सेपरेट पोजीशन में होता है। एटम के बीच क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं। तो डिस्टेंस होता है तो यहाँ पे इस पोजीशन पे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, हम लोग करते हैं। किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करके देखते हैं कि उसमें कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहाँ, आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक डिफिनेशन में न्यूट्रल गैस, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम को लिखना मत भूलिएगा। अगर ये अंडरलाइन वाला वर्ड अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपका डिफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है एटम। अब देखो बाबू, ये तो लिथियम था। अब हम लेते हैं बाबू लिथियम के बाद मान लो कि कार्बन ले लेते हैं। ये आपका कार्बन है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो एक 2 सेल इसमें भी होता है, एक के सेल हुआ, एल सेल हुआ। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाबू, हम 4 इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करना आउटर मोस्ट सेल के, तो हम 1 बाई 1 करके रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे और टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। नहीं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पकड़ के रखे हुए। ये आपका न्यूक्लियस इस 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पकड़ के अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है। तो पहले हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को छुड़ाएंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन को छुड़ाएंगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन को छुड़ाएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन को छुड़ाएंगे। तो बात आती है बाबू कि अगर हम चारों इलेक्ट्रॉन को छुड़ाएंगे अलग अलग करके तो हमें 4 बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमको 4 बार एनर्जी देना होगा। तो ये डिपेंड करता है क्या पहला एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा कि कम, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा देना पड़ेगा कि कम, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि कम, फोर्थ को निकालने के लिए थर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि कम की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एक टर्म आता है बाबू, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मान लो कि ये एटम को हम ए मान लिए। अगर हम एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं बाबू, रिमूव कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, तो रिमूव करेंगे तो ए पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम फिर इस एटम से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इस पे क्या आएगा, डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देते हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, A3+। फिर क्या करेंगे, A3+ से भी क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को, तो क्या आ जाएगा A4+। तो इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 नाम देते हैं, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 2 नाम देते हैं, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 3 नाम देते हैं।
और इसको आयनाइजेशन एनर्जी 4 नाम देते हैं। ये क्या होता है बाबू? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बाबू अब बात आती है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। बात आती है कि सक्सेसिव, तो देखो बाबू अब बताइए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में, तो न्यूक्लियस का अगर हम तुम मांगे, अगर हमको उससे कोई 100 रुपया मांग देगा, तो अगर 100 रुपया हमसे कोई मांगा बाबू, तो हम क्या करेंगे? इजीली वे में चलो कोई फ्रेंड मांगा कि सर हमको 100 रुपया, या कोई दोस्त वगैरह मांगा कि सर आते भैया 100 रुपया दे दीजिए, तो या कोई स्टूडेंट मांगा तो हम 100 रुपया इजीली वे में दे देंगे। लेकिन अगर वही पर्सन दोबारा 100 रुपया हमसे मांगने के लिए आएगा, तो देने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, करे कुछ दिन पहले इसको 100 रुपया दिए हैं, अभी तक रिटर्न किया नहीं, फिर 100 रुपया मांग रहा है। तो देखो हमको सेकंड बार 100 रुपया देने के लिए उस फ्रेंड या उस स्टूडेंट को हमारे पास एक नया क्लू लेकर आना पड़ेगा कि हम सर के पास ऐसा बात बोले कि ताकि सर इजी वे में दे दे। थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर तीसरा बार अगर हमसे 100 रुपया मांगने आएगा, तो और बड़ा बहाना बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा बहाना, ऐसा बहाना मारना होगा कि दम कह देगा कुछ और कि जिससे सर इजी वे में दे दें। तो क्या हो रहा, आपको कठिनाई हो। शुरू बार में आप इजी में 100 रुपया हमसे लेके चले गए, सेकंड बार आया तो हमसे पैसा लेने में आपको थोड़ा सा कठिनाई हुई, थर्ड बार में और ज्यादा कठिनाई, करके हम इजी वे में तो आपको रुपया दिए नहीं, फोर्थ बार में और कठिनाई होगी। तो ही बात होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस आसानी से देता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को देने की बारी आती है तो वहां पे आसानी से नहीं देता है, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड एनर्जी को निकालने, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे जैसे क्यों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमता जा रहा, तो न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखें, वो चाहेगा कि हमसे दूर जाए। तो हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जैसे जैसे, तो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा, थर्ड को निकालने के लिए सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा, और फोर्थ को निकालने के लिए थर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा। तो क्या हो गया, सबसे कम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी, सेकंड को निकालने में ज्यादा एनर्जी, थर्ड को निकालने में उससे ज्यादा, फोर्थ को निकालने में उससे ज्यादा। तो ये क्या होता है बाबू, इसी को हम सक्सेसिव एनर्जी आर ग्रेटर, पॉइंट देख के लिख देना। सक्सेसिव एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर ग्रेटर, अब बताइए बाबू, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है एटॉमिक रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड फिक्स देखिए, देखो अगर मान लो कि आपका न्यूक्लियस हुआ और ये आपका फर्स्ट सेल हुआ, अब मान लो कि फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसका डिस्टेंस क्या हुआ, यही फर्स्ट सेल हुआ, ये भी आपका लास्ट सेल भी हुआ, तो इसके लिए क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। तो बताओ ये सेल इस न्यूक्लियस के करीब है, लेकिन ये सेल क्या है, जो एल सेल है इस न्यूक्लियस से क्या है, दूर पर है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस। तो अगर एटॉमिक रेडियस जो होता है, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लिख लो,